स्टूडेंट्स, मेरी एक प्रीवियस वीडियो में आपने मैथमेटिक्स के डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को स्टडी किया और साथ ही उस वीडियो के साथ में एक और वीडियो में आपने ये स्टडी किया कि डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को हम इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं। मींस द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। जो डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट है उसी को एक्सटेंड करने के लिए ये एक वीडियो में लाया हूं जिसमें आप सीखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी कि किसी भी कर्व के लिए अगर हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करें। तो मैक्सिमा और मिनिमा बेसिकली इन दोनों को हम कलेक्टिवली एक्सट्रीम वैल्यूज बोल देते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड्स का जो हमारा कोर्स है उसमें इनको स्टडी किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है और हाउ डू वी फाइंड आउट इन केस ऑफ अ बाईवेरिएट फंक्शन एंड मल्टीवेरिएट फंक्शन। तो दोनों केसेस को यहाँ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा के अलावा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा सैडल पॉइंट, ये सब भी मैं इसमें वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकली कि मैक्सिमा और मिनिमा को ग्राफिकली कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। बहुत इजी है ग्राफिकली आइडेंटिफाई करना। तो कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया जाता है मैथमेटिक्स में तो हम उसको ग्राफिकली डिपिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ एक ग्राफ दिया गया है आपको, इसमें एक स्ट्रेट लाइन कर्व है। एज यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन कर्व बिटवीन द टू वेरिएबल्स x एंड y। x और y अगर हमारे दो चर हैं तो ये उनका एक वक्र है जो ये सीधी रेखा के रूप में है यहाँ। और ये एक क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए यानी कांस्टेंट कर्व है ये। x की कोई भी अगर हम वैल्यूज चेंज करते हैं y की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो थ्रू आउट दिस कर्व यू कैन सी, पूरे कर्व पर यू कैन सी ये y की एक ही वैल्यू है, y की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, सपोज कि y इज इक्वल टू x है, सॉरी y इज इक्वल टू, मैं एक बार इसे डिलीट कर दूं। सपोज y इज इक्वल टू 5 है। नाउ यू पुट एनी वैल्यू ऑन x की कोई भी वैल्यू आप पुट अप करके देखिए, y की वैल्यू उतनी आएगी अगर यहाँ पे 5 है तो। राइट, सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कर्व जिसमें कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज ना हो रही हो। तो इसमें थ्रू आउट यू कैन सी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक ही है ना। इस पूरे कर्व में y की कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम वैल्यू है, कॉमन एक ही वैल्यू थ्रू आउट द कर्व है। लेकिन सभी कर्व ऐसे नहीं होते हैं। यू कैन सी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसके लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एक कर्व हमने बनाया है। जिस कर्व ये यहाँ से स्टार्ट होकर y की वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे जैसे x इंक्रीज होता है y की वैल्यूज भी इंक्रीज होती चली जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इस कर्व में यू कैन सी कि देयर लाइज वन मैक्सिमा एज वेल एज वन मिनिमा। अगर हम x की वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दें इस इंटरवल में, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर x1 तक हो सकती है, यानी 0 यहाँ और x1 ये जस्ट, अगर x की वैल्यूज इस इंटरवल में लाई कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि इस इंटरवल में x की वैल्यू अगर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज होती है तो y की वैल्यूज जो हैं वो भी इंक्रीज हो रही हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये y का इंटरवल क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। दिस इज द इंटरवल ऑफ y। नाउ हियर यू कैन सी कि y की मिनिमम वैल्यू कहाँ है, दिस पॉइंट b पर। सो कहाँ है, जहाँ x की वैल्यू है 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 वी हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, सो दिस इज द मिनिमा बेसिकली। और यहाँ दिस इज द वैल्यू यानी OB। सो मिनिमम कहाँ है, OB। और मैक्सिमम कहाँ है, इस पॉइंट पर B1 पर, क्योंकि ये इंक्रीज होता जा रहा है यहाँ तक और यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ये y जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो मैक्सिमम क्या है, B1 and x1। So basically this height is the maximum value of this curve. So इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे कर्व में एक ही मैक्सिमम है एक ही मिनिमम है। इन्हीं को हम एब्सोल्यूट और ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा कह सकते हैं। लेकिन लेटर ऑन जो कर्व्स आएंगे उसमें आप स्टडी करेंगे कि एक से ज्यादा मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। सो ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा के साथ यू विल लर्न लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा आल्सो। यहाँ एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। या फंक्शन में आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यूज को हम 0 से x1 के बीच रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इस इंटरवल में अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं वैल्यूज को, सो हियर यू फाइंड दैट दिस पॉइंट गिव्स अस द मैक्सिमा। सो दैट मींस OC इज द ग्लोबल मैक्सिमा। और यहाँ इस पॉइंट पर C1 यानी कि दिस
C1 X1 या फिर X1 C1, this is basically the global minima. So this is the minimum value of y, this gives us the minima. और ये अगेन ग्लोबल मैक्सिमा है, ग्लोबल मिनिमा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही मैक्सिमा और एक ही मिनिमा है। लेकिन अब इस कर्व में आप देखिए, ये जो कर्व है ये बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कर्व है। इसमें जो y की वैल्यूज हैं वो ऑसिलेट करती हैं। जैसे x इंक्रीज होता है, x1 x2 x3 x4 x5 तक, ऐसे इस तरीके से x की वैल्यूज इंक्रीज होती हैं। y की वैल्यूज रेगुलरली इंक्रीज नहीं होती हैं, वो एक बार इंक्रीज होती हैं, फिर वो डिक्रीज होती हैं, देन अगेन इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीज। तो ये फ्लक्चुएटिंग कर्व है। इस फ्लक्चुएटिंग कर्व में यू कैन सी देयर आर मोर देन वन मैक्सिमा एंड मोर देन वन मिनिमा। यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा का। You can see when the value of x is x1 at this point D, you can see here that now see this at this point, यहाँ आप देख सकते हैं x1 पर, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपने नेबरहुड में, यानी इमीडिएट जो उसकी नेबरहुड है, इमीडिएट नेबरहुड क्या होता है? इमीडिएट नेबरहुड बेसिकली अगर ये पॉइंट है, इसकी इमीडिएट नेबरहुड ये हुई। इस पर्टिकुलर नेबरहुड में इतने पर्टिकुलर एरिया में अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर एरिया में, so this is the highest point, this is the highest point in its immediate neighborhood. so ये बेसिकली एक क्या हुआ, इतनी नेबरहुड में ये हाईएस्ट पॉइंट होने की वजह से दिस पॉइंट इज द मैक्सिमा, और अपनी नेबरहुड में दिस पॉइंट इज आल्सो अ मैक्सिमा, देन अगेन अपनी नेबरहुड में अगेन दिस पॉइंट इज आल्सो अ मैक्सिमा। सो वी हैव सेवरल मैक्सिमा, लेकिन ये सारे ग्लोबल मैक्सिमा नहीं है। ओनली दिस वन पॉइंट, ये जो पॉइंट है दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमा, और ये जो पॉइंट है ये लोकल मैक्सिमा है। यानी ये अपनी नेबरहुड में तो हाईएस्ट पॉइंट है डी एंड एच, डी एंड एच अपनी नेबरहुड में तो हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन ओवरऑल इस कर्व में हाईएस्ट पॉइंट है एफ। तो ग्लोबल मैक्सिमा हुआ एफ और डी एंड एच लोकल मैक्सिमा रह जाते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे एक्सप्लेन हम कर सकते हैं कि x1 अगर x की वैल्यू है, इफ x1 इज द वैल्यू ऑफ x, यानी कि हम पर्टिकुलरली इस वैल्यू की बात हम कर रहे हैं, तो माइनस ई एप्सिलॉन, यानी माइनस ई यानी ये नेबरहुड है इसकी, अगर इसके ई वैल्यू इधर और ई वैल्यू इधर, यहां तक अगर हम ट्रेवल करते हैं, इतना एरिया में अगर हम ट्रेवल करते हैं, तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, दोनों इन एरियाज में y की वैल्यूज, इन एरियाज में y की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट से कम होगी, यानी fx1। fx1 क्यों कहा? क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू हम कह सकते हैं 1। सो y1 हमारा बेसिकली यहाँ लाई करता है। तो y1 जो है हमारा, y1 वो वैल्यू इस इन सारे पॉइंट्स पे जो x की वैल्यू है, उन सारे पॉइंट्स पे x की वैल्यू की वजह से y की वैल्यूज कितनी आएंगी, इतना इतना ऐसे, ये सारी y की वैल्यूज कम है x1 पर जो y की वैल्यू है उससे। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यहाँ इसमें एक्सप्लेन किया गया है इस पूरे रिलेशन में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी को समझते हुए। सो किसी भी जो कोई भी कर्व जो होता है, जो ऑसिलेटिंग कर्व होता है, फ्लक्चुएटिंग कर्व होता है, उसमें लोकल मैक्सिमा हो सकता है और यूनिक ग्लोबल मैक्सिमा हो सकता है। तो यहाँ पर ये लोकल मैक्सिमा हो गए और ये यूनिक एक ग्लोबल मैक्सिमा, यानी ग्लोबल मैक्सिमा वो यूनिक होगा, वो सिर्फ एक ही होगा। और किसी भी कर्व में जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो ग्लोबल मिनिमा से हमेशा अप होगा, यानी ये अगर मिनिमा है, अगर दिस इज ग्लोबल मिनिमा, तो ग्लोबल मैक्सिमा हमेशा ग्लोबल मिनिमा से हायर होगा। ये कुछ बेसिक उसके रूल्स हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिकल कंडीशंस क्या हैं। दो तरह की कंडीशंस हैं। नंबर 1 होती है हमारी एसेंशियल, और नंबर 2 हमारी होती हैं सफिशिएंट। तो एसेंशियल यानी कि हम उनको नेसेसरी भी कह सकते हैं, इनको हम नेसेसरी कंडीशंस भी कहते हैं, और सफिशिएंट कंडीशंस, ये दो तरह की कंडीशंस होती हैं। तो इन कंडीशंस को हम स्टडी करते हैं। आइए, तो
एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी मिनिमम और मैक्सिमा दोनों को मिलाकर के हम एक्सट्रीम वैल्यूज कह सकते हैं। किसी भी फंक्शन में एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, ये इंश्योर करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस हमें सेटिस्फाई करनी होती हैं। तो नेसेसरी कंडीशन जो है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन भी इनको बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो ये हमारी है कि दोनों के लिए मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों के लिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए जीरो के। ये एक मिसप्रिंट है आपकी बुक में, दिस इज बेसिकली f1x। सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो होना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए जीरो। डेरिवेटिव वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है किसी भी फंक्शन का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है गिवन फंक्शन का, एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, और वो जो फर्स्ट आपका जो डेरिवेटिव होगा वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आती है सफिशिएंट कंडीशन। ये सफिशिएंट कंडीशन जो है ये अलग है, ये मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अलग है। यानी कि नेसेसरी कंडीशन f1x इज इक्वल टू जीरो, ये इससे हमें ये तो पता चलता है कि देयर लाइज एन एक्सट्रीम वैल्यू, कि एक्सट्रीम वैल्यू होगी इस फंक्शन में, लेकिन वो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी ये पता नहीं चलता है। तो ये पता करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए हम सेकंड ऑर्डर कंडीशन लाते हैं कि हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं फंक्शन का। अगर आपको डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने नहीं आते हैं तो आप क्लास 12 से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको एक बार फिर एक्सप्लेन भी करने वाला हूं कि डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव्स के लिए। ये सब करने के बाद आप कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बिल्डअप होगा डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने के लिए। और कुछ कॉमन हमारे यहाँ फंक्शंस के टाइप हैं, उन्हीं के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट, यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस जो हैं या हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बेसिक फंक्शंस के बारे में यहाँ बात की जाती है मास्टर्स लेवल पर। तो हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन है उसमें हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव जो है वो बेसिकली जीरो नहीं होगा अगर इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा आती है। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज मोर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू अगर इसकी आती है, अगर ये पॉजिटिव है सो देन वी हैव अ मिनिमा। और अगर ये यहाँ पॉजिटिव ना होकर ये अगर ये अगर ये क्या हो, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाए यहाँ पर, जीरो से कम हो, यानी कि सेकंड ऑर्डर जो हमारा डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव जो है हमारा फंक्शन का वो नेगेटिव वैल्यू अज्यूम करे तो हम वी गेट अ मैक्सिमम, राइट। तो हमारा सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो वी गेट अ मैक्सिमम। तो ध्यान रखिए, मैक्सिमा के लिए नेगेटिव सेकंड डेरिवेटिव और मिनिमा के लिए पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। अब यहाँ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं। ये एक फंक्शन हमें दिया है, जैसा मैंने कहा यू नीड टू फाइंड, नेसेसरी कंडीशन में यू नीड टू फाइंड क्या, y डैश, यानी कि f डैश x। तो आपको इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस फंक्शन का। तो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारी कहलाएगी। सो यहाँ मैं रूल आपको एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप भूल गए हैं, कि x रेज टू द पावर n a, अगर ये एक फंक्शन है और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है n मल्टीप्लाइड बाई a और x टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड अगर इसका हमें फाइंड आउट करना होता है तो n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a और x n माइनस 2, यानी कि जो भी पावर होती है उसको एक एक रिड्यूस करते जाइए और जो पावर पहले थी उसको यहाँ मल्टीप्लाई में लाते जाइए। तो उस रूल को अगर हम फॉलो करें, so we have 3x raised to the power 4, so 4 multiplied by 3, this 4 multiplied by 3 gives us 12 and we get x raised to the power 4 घट करके x raised to the power 3 रह जाएगा। so इस रूल को अगर हम फॉलो करें so we get minus 30x square plus 12x, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, राइट। और इस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी होनी चाहिए जीरो। अगर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं तो हमें पता है कि f डैश x हमारा बराबर होता है जीरो, तो इसलिए हमने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख लिया। इसको सोल्व जब हम करते हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉरी हमारी जो क्यूबिकल इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए देखिए हमने यहाँ पे पहले x कॉमन लिया, इसमें सारे में से x कॉमन अगर हम लेते हैं तो वी गेट 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 12, इधर से x कॉमन लेने पर इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 और एक बार हम कर सकते हैं दिस पार्ट इज इक्वल टू 0। जब इस x इज इक्वल टू 0 हमारी एक वैल्यू हो गई, जब इस पार्ट को हम इक्वल रखते हैं यानी 12x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अगेन हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 6 से। 6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड वी गेट, यहाँ से अगर हम 2x कॉमन लें तो इन दोनों में से वी गेट x माइनस 2 और यहाँ से अगर माइनस 1 कॉमन लें वी गेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को क्लब करें तो वी गेट 2x माइनस 1 एंड वी गेट x माइनस 2। ये सब आपको क्लास 10 तक का जो मैथमेटिक्स है वो मैं सिखा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसको आप 0 से इक्वेट करेंगे, यू गेट x इज इक्वल टू 1/2। इसे आप 0 से इक्वेट करेंगे, यू गेट x इज इक्वल टू 2। सो बेसिकली यू गेट 3 वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1/2। ये 3 वैल्यूज आपको यहाँ इसमें सोल्व करने के बाद आपको अचीव होती हैं। एंड यू नो कि इन वैल्यूज पे आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा दैट यू नीड टू फाइंड थ्रू द सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है आपकी, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। सो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा होगा और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये मैक्सिमा होगा। तो एक बार स्क्रीन हम क्लियर कर देते हैं। नाउ ये हमारा था फर्स्ट डेरिवेटिव। इस फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर हम इसको एक बार फिर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये इट विल बिकम सेकंड डेरिवेटिव। तो अगर f डैश x हमारा है 12x क्यूब माइनस 30x स्क्वायर प्लस 12x, तो हमारा f डबल डैश x आएगा इसका 12 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 36x स्क्वायर, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 60x और 12। नाउ ये जो हमारा फंक्शन आया है, इस फंक्शन में हमें वैल्यूज पुट अप करके देखनी है। इस फंक्शन में यहाँ पर इसमें हमें वैल्यूज पुट अप करके देखनी है x की। हमारे पास 3 डिफरेंट अलग अलग वैल्यूज आई थी x की, वो ये थी 0। अगर आप पुट करके देखेंगे इसमें यू विल फाइंड 0, अगर यहाँ पुट अप करेंगे तो दिस कंपोनेंट बिकम 0, ये भी 0 हो गया। सो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, सिर्फ ये 12 बचेगा। तो यानी कि एट x इज इक्वल टू 0 f डबल x सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 12। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आती है 12 और ये हो गया पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इस वैल्यू पे f डबल डैश x यानी सेकंड डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ आपका आएगा मिनिमा। तो यहाँ आपका आएगा क्या, मिनिमा आएगा, मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप अदर वैल्यूज जो है उनको पुटअप कर सकते हैं। यहाँ इसमें 1/2 अगर आप पुटअप करेंगे तो यू विल गेट कि 36 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर माइनस 60 1/2 प्लस 12, तो ये आपका 4 हो जाएगा यानी 9 माइनस 30 प्लस 12। इस तरीके से अगर आप 1/2 पुटअप करते हैं यू विल गेट हेयर द वैल्यू, कितनी आएगी वैल्यू, दैट इज -9। तो वो यहाँ ऐसे करके आप यू विल गेट द वैल्यू। इसको एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि x की वैल्यू जब हम 1/2 पुटअप करते हैं, सो 4 9 एंड दिस 2 30 एंड 12, राइट। सो दैट इज हाउ यू गेट इट। सो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करके f(x) जो है हमारा, सॉरी f डबल x जो है हमारा, उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वैल्यूज नेगेटिव आती हैं सो यू गेट दैट
नाउ यू सी, ये यहाँ पे इसमें एक मिस्टेक है, दिस इज बेसिकली 1/2। ये 1/2 पुटअप करने पे इसकी वैल्यू -9 आती है, जो कि 0 से कम है, और इस वैल्यू पे आप यू विल गेट द मैक्सिमा, will get the maxima at this value. So different values को put up करके you get to know कि हमारा जो second derivative है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव, एंड वी लर्न कि हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, अगर हम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन के लिए, तो सबसे पहले सोचिए हमें क्या करना है। सबसे पहले वी नीड टू फाइंड द, क्या फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर, वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x, और ये इक्वल होना चाहिए 0 के। तो अगर हम यहाँ इस फंक्शन में देखें, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, सो यू गेट एक्स क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये तो इतना पार्ट तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, एक्स क्यूब को करेंगे तो 3x² अपॉन 3 माइनस 10x अपॉन 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो यू गेट x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में यू गेट -4x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 माइनस 1, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यू गेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। ये दो वैल्यूज हैं x की जहां एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ये दो वैल्यूज है जहां एक्सट्रीम वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो एक्सट्रीम वैल्यू मिनिमा होगी या मैक्सिमा होगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो थी, इसका हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि वी नीड टू फाइंड एफ डबल डैश एक्स। तो इसको हम फिर से अगर हम यहाँ इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, वी गेट 2x माइनस 5, दिस इज आर सेकंड डेरिवेटिव, 2x माइनस 5। एक बार मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं इसको, राइट। सो अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं। वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सो f डबल डैश 1, x की जगह 1 अगर हम रखते हैं तो वी गेट -3 which is actually less than 0, so we get a maxima on this point। अगर हम f डबल डैश x यहाँ 4 पुट अप करते हैं, we get 8 minus 5 3 which is more than 0, so we get a minima on this point। So students, now you learn कि दिए गए फंक्शंस में हम कैसे ये इंश्योर करें कि वहां एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ वो एग्जिस्ट करती है तो वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप फ्री टाइम में इस स्लाइड को रिपीट करके नोट भी कर सकते हैं इसमें ये सारे स्टेप्स को, और प्रैक्टिस करें इसकी। नाउ another concept, that is point of inflection। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है? अभी तक आपने देखा कि अगर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 है, वी गेट एन एक्सट्रीम वैल्यू, मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो भी हमारा 0 आ जाए, देन व्हाट, तब क्या होगा उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना होगा। थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो थर्ड डेरिवेटिव हमारा इज नॉट इक्वल टू 0, तो उस पर्टिकुलर केस में वो जो x पॉइंट है, उस x पॉइंट पर हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बेसिकली, कि यहां देखा हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा 0 आ रहा है। अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन में हैव अ मैक्सिमा,
minima or a point of inflection. The point of inflection is defined as a point at which a curve changes its curvature. तो ये जो कर्व यहाँ आप देख रहे हैं, इसका जो कर्वेचर है, आप देखिए ये कर्वेचर यहाँ तक ऐसा है, then it changes its shape, ये कर्वेचर फिर ऐसे है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है, दिस पॉइंट, दिस इज एक्चुअली योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ से इस पर्टिकुलर पूरा एरिया में जो स्लोप है इस कर्व का वो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद जो स्लोप है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया है, राइट। तो ऐसा कोई पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए कंडीशंस क्या हैं वो देख लीजिए कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है जीरो, सेकंड भी जीरो, और उसके बाद थर्ड अगर हमारा जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक स्टेशनरी, हमें यहाँ पे हम कहेंगे स्टेशनरी है पॉइंट और वो इन्फ्लेक्शनल है वो पॉइंट बेसिकली, राइट। तो इफ अ मोनोटोनिक फंक्शन इज फर्स्ट कॉन्वेक्स एंड देन कॉनकेव, तो पहले वो कॉन्वेक्स था, ऐसे था, और देन वो कॉनकेव हो गया, इस तरीके से हो गया, तो वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा। इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि वो ऐसे था और ऐसे जाने लगा, तो यहाँ एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें अचीव होगा। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए चेक करना है। तो फर्स्ट कंडीशन यानी एफ डैश एक्स जीरो होना चाहिए, तो 3x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम चेक करेंगे, राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करेंगे एग्जिस्टेंस कि यहाँ मिनिमा है, मैक्सिमा है या इन्फ्लेक्शन है। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, f डबल डैश x, तो वो हमारा आ रहा है इसमें 6x, और 6x अगर हम x इज इक्वल टू जीरो पर चेक करें, यहाँ जीरो पुटअप करें, तो हम पाते हैं कि f डबल डैश टू इज इक्वल टू एक्चुअली जीरो। दैट मीन्स देयर लाइज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके लिए हमें चेक करना होगा क्या, f ट्रिपल डैश x। तो ये हमारा f डबल डैश x आया था, इसको एक बार फिर अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो वी गेट 6 बेसिकली कांस्टेंट है ये, राइट। सो दैट मीन्स हमारा थर्ड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल नहीं है जीरो के। ये हमें कंफर्म करता है कि इस फंक्शन में देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स हमारा 3x स्क्वायर आया है, लाइक दिस वन। सेकंड डेरिवेटिव हमारा 6x आया है, लाइक दिस वन। 6x में हम जीरो जैसे ही पुटअप करते हैं ये वैल्यू, जहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है, तो इस वैल्यू को पुटअप करते ही वी गेट सेकंड डेरिवेटिव जीरो, और थर्ड फाइंड आउट करते हैं तो वो जीरो के इक्वल नहीं है, राइट। सो सेकंड डेरिवेटिव हमारा 6x जीरो आया था, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो था। यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ एग्जिस्ट करता है, राइट। नेक्स्ट देखिए मल्टीवेरिएट फंक्शंस के लिए। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो इसके लिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू विल फाइंड के आपको आसानी से वहां पर ऐसे एग्जाम्पल मिल सकते हैं कि जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं है। आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया होगा आपको, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका फाइंड आउट करेंगे, यू विल फाइंड कि ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको जीरो के इक्वल अगर आप रखते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो यू लर्न कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। इसके लिए अगर आप सोल्व करते चले जाएं आगे फर्दर, तो यू कैन ट्राई कि यहाँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ना। एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ मल्टीवेरिएट फंक्शन, अभी तक आपने बाइवेरिएट फंक्शन देखे जहां y वाज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन अगर y फंक्शन हो x1 और x2 का, यानी दो वेरिएबल्स का वो फंक्शन है, तो y कैन चेंज बिकॉज ऑफ चेंजेस इन x1 या x2 या बोथ, राइट। तो अगर हम ये मान लें कि y चेंज हो रहा है किसी एक वेरिएबल में चेंज की वजह से, और दूसरा जो वेरिएबल है उस टाइम कांस्टेंट है,
यानी कि जब हम चेक करना चाह रहे हैं कि y में कितना चेंज आया है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन फर्स्ट वेरिएबल, तो वी विल अज्यूम कि जो सेकंड वेरिएबल है वो उस टाइम कांस्टेंट है, उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है। इसका दूसरा केस भी हो सकता है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू सी कि y में कितना चेंज आया है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन सेकंड वेरिएबल, तो उस टाइम फर्स्ट वेरिएबल कांस्टेंट है। इस तरीके से हम एज्यूम करके हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम कहते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव का। तो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ सीखना होगा, क्योंकि दो आपके पास में यहाँ वेरिएबल्स हो जाते हैं जो y की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगी, आपको पार्शियल डेरिवेटिव दो अलग अलग फाइंड आउट करने होंगे। यानी कि आपको फाइंड आउट करना होगा यहाँ dy विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन, वो आपका 0 होना चाहिए। और दूसरी बार आप इस फंक्शन को का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2, वो भी 0 होना चाहिए। यानी कि ये f1 f2 0 होना चाहिए। f1 क्यों कहा, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल, तो उसे f1 से डिनोट कर रहे हैं। f2 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरिएबल। तो आप ध्यान रखें f1, अब हम यहाँ उसको f डैश x1 नहीं कह रहे हैं, f डैश x1 नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम f1 सिंपली f1 कह रहे हैं। यानी दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, तो वो f1 और फिर f2 अगर हम इसके रेस्पेक्ट में करें। ये अभी आपको एक एग्जांपल को देखने के बाद क्लियरली समझ में आ जाएगा कि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फंक्शन करता है। नाउ द सेकंड कंडीशन क्या है कि आपको उसके लिए भी डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं। f11 ग्रेटर देन 0, f22 ग्रेटर देन 0, और ये कंडीशन। ये क्या है, अगर आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड f1। लेकिन ये जो f1 आया फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद में, इसका फिर से डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर दें विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, यू विल गेट f11, राइट। तो इस फंक्शन का यानी कि f1 जो है, f1 को आप फिर से उसका एक बार फिर डेरिवेटिव इसी सेम वेरिएबल के थ्रू आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, जिस वेरिएबल के थ्रू आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो वो कहलाएगा दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव प्राइमरी फॉर वेरिएबल 1। इसी तरीके से आप सेकंड के लिए भी कर सकते थे, f2 आप फाइंड आउट कर लें पहले, फिर उसी के रिस्पेक्ट में फिर से इस f2 को आप यानी सेकंड जो हमारा वेरिएबल है उसी से फिर से एक बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो यू गेट f22। लेकिन यहाँ आपको समझना है कि एक क्रॉस भी होता है, f12 या फिर f21, ये क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं। ये भी आपको समझना होगा कि अगर हमने इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव तो फाइंड आउट किया वेरिएबल 1 के कॉन्टेक्स्ट में, और ये सेकंड फिर फाइंड आउट किया वेरिएबल 2 के कॉन्टेक्स्ट में, यानी f1 तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन उसके बाद में हमने सेकंड ऑर्डर हमारा सेकंड वेरिएबल है उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो वी गेट f12। और अगर हमने पहले सेकंड वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने फाइंड आउट किया था पहला जो फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव था, और अगली बार हमने फर्स्ट वेरिएबल के लिए फाइंड आउट कर लिया, तो वी गेट f21। यंग्स थ्योरम कहती है कि ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि आप अगर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे आप पहले फर्स्ट का फाइंड आउट करके और फिर सेकंड के कॉन्टेक्स्ट में फाइंड आउट कर लें, या पहले फर्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में यानी पहला वेरिएबल जो है आपका वो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपका सेकंड वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में हो, और सेकंड डेरिवेटिव आपका फर्स्ट वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यूज आपकी सेम ही आएंगी। दिस इज कॉल्ड यंग्स थ्योरम, राइट। तो यहाँ ध्यान रखना है कि मिनिमा के लिए क्या जरूरी है कि हमारे दोनों जो प्राइमरी डेरिवेटिव्स हैं दोनों पॉजिटिव हों, और दोनों जो हमारे प्राइमरी डेरिवेटिव्स हैं सेकंड ऑर्डर, उनका जो मल्टीपल है उनकी गुणा अगर हम करें तो वो लार्जर होनी चाहिए हमारे जो क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव उनके स्क्वायर से। तो हम इसको बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि f11 मल्टीप्लाइड बाय f22 शुड बी ग्रेटर देन f12 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन है, और ये कंडीशन
हमारी जो है ये मैक्सिमा के लिए भी रहेगी, मिनिमा के लिए तो है, ये मैक्सिमा के लिए भी रहेगी। इस कंडीशन का ध्यान रखिएगा। तो अब देखते हैं मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है। नाउ यू सी दिस वन कंडीशन इज एक्चुअली रिपीटेड, लेकिन बस यहाँ फर्क आता है कि F11 यहाँ हमारे जो प्राइमरी डेरिवेटिव्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, सॉरी नेगेटिव होने चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो वी गेट अ मिनिमा, और अगर नेगेटिव है तो वी गेट अ मैक्सिमा। सिमिलर वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम बाईवेरिएट में करते थे, बस फर्क यहाँ क्या है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ गया। एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ गया कि वो है हमारा क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो यंग्स थ्योरम आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताई। यंग्स थ्योरम यानी कि क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो पहले आप फर्स्ट वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में फाइंड आउट कर ले, फिर सेकंड के, या फिर पहले सेकंड के और फिर फर्स्ट के, वो वैल्यू सेम ही यील्ड करेगा हमें। स्टूडेंट्स अगर ध्यान दीजिए, मैंने अभी कहा था कि हमारा जो प्रोडक्ट है प्राइमरी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए क्रॉस जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है उसके स्क्वायर से। लेकिन अगर ये ना हो, ऐसा ये उल्टा हो जाए, तो फिर वहां मैक्सिमम मिनिमा ना हो करके वहां क्या होगा, फिर या तो सैडल पॉइंट होगा या इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। सैडल पॉइंट कब होगा, जब इस तरीके से वैल्यूज हमें आ जाए और F11 और F22 की वैल्यूज जो है, यानी कि हमारे जो प्राइमरी जो हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ रहे हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट हो, राइट। तो हमारा होगा सैडल पॉइंट। ध्यान रखिएगा क्या होगा, सैडल पॉइंट होगा। और अगर सी F11 F22 हैव डिफरेंट साइंस, और अगर F11 F22 सेम साइन रखते हैं तो फिर वहां क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, राइट। तो ये सारी कंडीशंस आपको लर्न करनी है, इसके बाद में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टेशनरी वैल्यूज के लिए। नो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका जो कंफ्यूजन है पार्शियल डेरिवेटिव का वो यहाँ कम हो जाएगा। यहाँ आपको डेल जेड डेल एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, x1 x2 नहीं है। तो इसको ही हम बेसिकली F1 कहते थे वहां, या यहाँ पर fx कह सकते हैं। तो इसको अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि अगर x के कॉन्टेक्स्ट में हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें दूसरे वेरिएबल y को कांस्टेंट मानना है कि वो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसे बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करना है जैसे हम कांस्टेंट को ट्रीट करते हैं डेरिवेटिव्स में। तो 3x स्क्वायर का क्या होगा, 6x। नाउ इसमें क्या होगा, यहाँ 6 जो है वो एक कांस्टेंट है, y जो है वो एक कांस्टेंट है, x की सिंगल वैल्यू है। तो जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो रह जाएगा सिर्फ 6y। और इसमें यहाँ 7 जो है वो भी कांस्टेंट है, y जो है वो भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसी तरीके से यू कैन फाइंड डेल z डेल y, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड वेरिएबल y, और इसको हम कह देंगे fy, राइट। fy क्या होगा, अब इस बार ये 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y की टर्म है ही नहीं। और यहाँ क्या होगा, यहाँ y है, तो ये y की 1 वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, y रेज़ टू पावर 1 है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ बचेगा 6x, और ये बचेगा, इसको अगर हम y के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं यू गेट इट 14y। सो दिस इज व्हाट यू गेट। तो ये हमारे हो गए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव fx और fy, राइट। और अगर हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हो तो उनको हम बोलेंगे fxx 6 और fyy वो हमारा आएगा 14। नाउ सी क्यों आया, हमने जब इसको फिर से एक बार x के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ देखिए आप, ये हमारा कांस्टेंट था तो 0 हो गया, तो बचा 6x, 6x का बचा x। और इसको जब हमने दोबारा एक बार फिर डिफरेंशिएट किया y के विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के साथ इसको डिफरेंशिएट करने पर ये तो हमारा कांस्टेंट 0 हो गया, और ये यहाँ से हमें मिल गया 14, राइट। तो हमें ये सेकंड ऑर्डर वैल्यूज मिल गई, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है fxy, ये भी हमें फाइंड आउट करना है क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। तो या तो आप अब इसको y के कॉन्टेक्स्ट में फाइंड आउट, y के कॉन्टेक्स्ट में इसका डिफरेंशिएशन ले लें,
या इसका जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें, यानी उल्टा कर दें। अब अगर हम सपोज इसको y विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ ये वाला पार्ट अब हमारा कांस्टेंट 0, तो ये वाला पार्ट जो है इट विल यील्ड अस 6। आप करके देख सकते हैं f(y(x), ये भी आपको 6 ही देगा वैल्यू। यंग्स थ्योरम यहाँ पे प्रूव होगी, राइट। अब आप देखिए हमारा f(x(x) इज इक्वल टू 6 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। f(y(y) हमारा 14 है, ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। और हमारा f(x(x) मल्टीप्लाइड बाई f(y(y) कितना होगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 14 कितना होगा, आप देखिए 84। और f(x(y) का स्क्वायर वो 6 है हमारा, तो 36, सो यू कैन सी ये ग्रेटर है, राइट। तो हमारी कंडीशन जो सेटिस्फाई हो रही हैं। और यहाँ यू कैन से कि यहाँ क्या एग्जिस्ट करता है, यहाँ एक मिनिमा एग्जिस्ट करता है, यहाँ एक मिनिमा एग्जिस्ट करता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन फाइंड द स्टेशनरी वैल्यूज इन केस ऑफ द मल्टीवेरिएट फंक्शंस। नाउ सैडल पॉइंट के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं। सैडल पॉइंट के केस में क्या होगा, वहां ये होगा कि इन दोनों के साइन जो हैं, इन दोनों के साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और दूसरी बात, ये जो रिलेशनशिप है ये ऐसे ना होके ऐसे होगी, राइट। ये अगर फंक्शन है तो अब आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपको पहले f(x) फाइंड आउट करना है। f(x) कितना होगा, 8x माइनस, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हाँ, this is actually this is y, this is y, right। so 8x ये पूरा 0 हो जाएगा and we get 7। fy अगर हमें फाइंड आउट करना है, so we get -4y plus 7। fx अगर हमें फाइंड आउट करना है तो we get 8। fy हमें फाइंड आउट करना है तो we get -4। fxy अगर हमें फाइंड आउट करना है so we get 0, राइट। नाउ यू सी कि इनका जो साइन है वो डिफरेंट आ रहा है, इनका साइन डिफरेंट आ रहा है। और f(x(x) की मल्टीप्लाई अगर हम करें f(x(y) से, यू गेट 8 मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी, f(y)(y) से 8 मल्टीप्लाइड बाय -4 इज -32। और f(x(y) ये जो क्रॉस है इसका स्क्वायर अगर हम करें तो 0 का स्क्वायर 0 0। तो दिस टाइम यू कैन सी ये ऐसे है, राइट। तो यहां इसलिए हमारे पास क्या आएगा, सैडल पॉइंट आएगा इस केस में, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी काफी कि जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको लर्न करने में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट को लर्न करने के लिए बाइवेरिएट फंक्शंस में, और साथ ही साथ मल्टीवेरिएट फंक्शंस में। सो दिस इज ऑल that I wanted to teach you in this video. I hope you will learn the concept very well.